हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत साहित्य के बारे में बात किए थे। आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। इसमें आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य जैसे प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो इसका उत्तर रहता है हम्पी। ठीक है, हम्पी विश्व विरासत स्थल में शामिल है, यूनेस्को सूची के। यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है, एक और मंदिर है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर जो कि अपने 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर के लिए प्रसिद्ध है। सुरों के लिए 56 तक्षित स्तंभ जो है इसके, वो संगीतमय सुरों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब 56 जो स्तंभ है उसमें खंबे हैं लगे हैं, उनके अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं अगर आप हाथ से उसमें अंगुली से मारेंगे तो उस पर। ठीक है, तो ये हम इसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले अगर विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है 1336 में। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। हरिहर बुक्का दो लोग हैं, भाई हैं दोनों। ये सल्तनत टाइम है ना, क्योंकि 1336 का समय है तो सल्तनत का टाइम है। तो हरिहर बुक्का की कहानी है कि दोनों दक्षिण के अभियान पे जाते हैं तो वहाँ असफल होते हैं। तो इनके एक गुरु होते हैं, एक विद्यारण्य गुरु होते हैं। पहले इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिए होते हैं, लेकिन विद्यारण्य से मिलते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं, फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं और उसके बाद ये लोग एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसको बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो ये वही विजयनगर साम्राज्य है, हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, नाम है विजयनगर। तो विजय का मतलब होता है जीत और नगर तो नगर ही है, तो जीत का शहर। ठीक है, यहाँ पे कुछ वंशावलियों ने शासन किया। उसमें इस तरीके से प्रश्न भी आता है कि इन वंशों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है संगम, फिर सालू, फिर तुलु, यह सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है अरविडू। ये है यहाँ के वंशावलियों का क्रम। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं ज़्यादातर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने 5 योजनाएं लागू की थी। बरनी बताता है कि दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराची अभियान। ये 5 योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्हीं की बात हो रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली को विजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली को विजित किया। ऐसे काम्पिली को विजित करने के दौरान ही क्या किया इसने? हरिहर और बुक्का को बंदी बनाया। बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार किए ये लोग, दोनों भाई। अभी हमने बताया था कहानी में, पहले इस्लाम धर्म एक्सेप्ट किए, उसके बाद विद्यारण्य से मिलने के बाद ये क्या किए? हिंदू धर्म को फिर से एक्सेप्ट कर लिए, फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो काम्पिली को विजित करने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को बंदी बनाया। उसके बाद इन दोनों ने, मतलब हरिहर और बुक्का ने, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया।
तुगलक के द्वारा भेजे गए दक्षिण अभियान पर इन दोनों भाइयों के असफल होने पर, इन दोनों भाइयों को दक्षिण अभियान पर भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वहां पे गए थे, ये असफल हुए दक्षिण अभियान में। तो इन्होंने क्या किया उस समय, हो सकता है कि वापस ना जाना चाहे, तो उन्होंने क्या किया कि एक संत थे विद्यारण्य, इन्होंने बताया था विद्यारण्य के प्रभाव में आकर फिर से हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिए। और विद्यारण्य तथा वेदों के भाष्यकार थे सायण। तो ध्यान रखना, विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार रहे सायण। ये दोनों किससे संबंधित हैं, तो हरिहर और बुक्का से संबंधित है। ठीक है, दोनों भाई हैं हरिहर और बुक्का। सायण सायण और विद्यारण्य से शिक्षा लेकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, 1336 में हरिहर बुक्का ने संगम वंश, सबसे पहले संगम वंश आता है, तो संगम वंश की नींव डाली थी इन्होंने। ठीक है, ये संगम वंश है और एक संगम काल है, संगम पीरियड है, संगम वंश है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो हरिहर बुक्का ने संगम वंश की नींव डाली, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही हैं चार, क्रमशः रही हैं, जैसे मगध की राजधानियां रही हैं, उन पे प्रश्न आता है भाई क्रम से सजाइए, क्रम से बताना है, इनका क्रम क्या है। उसी तरीके से विजयनगर पे भी आता है क्वेश्चन कि इनकी राजधानियों का क्रम बताइए, क्रम क्या है। तो सही क्रम है अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा, चंद्रगिरी। अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा, चंद्रगिरी, ये चार राजधानियां हैं जो कि क्रम से है। ठीक है, चीज़ें याद रखनी है, बाकी उतना याद हो गया होगा। संगम वंश की नींव डाली हरिहर बुक्का ने विद्यारण्य और सायण से शिक्षा लेकर। तो हरिहर फर्स्ट हैं, हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम ने 1352-53 में साम्राज्य की स्थापना 36 में हुई। तो हरिहर फर्स्ट आए, पहले हरिहर और बुक्का रहे, फिर हरिहर फर्स्ट आते हैं। हरिहर फर्स्ट 1352-53 में मदुरा विजय की, मदुरा विजय के लिए 2 सेना भेजे थे हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय के लिए 2 सेना भेजी थी। हम देखेंगे 2 सेनाएं थी कौन कौन सी, एक तो कुमार संबल के नेतृत्व में थी और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में थी। ठीक है, कुमार संबल और कुमार कंपन के नेतृत्व में हरिहर फर्स्ट ने 1352-53 में 2 सेना भेजी मदुरा विजय के लिए। तो विजित को किसने किया, मदुरा को विजित किया कुमार कंपन अडयार ने। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर विजयनगर में मिलाया और उनका वर्णन इनकी पत्नी रही किसकी, कुमार कंपन की, क्या नाम था, गंगा देवी। गंगा देवी ने क्या किया, एक किताब लिखा मदुरा विजयम, मदुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना गंगा देवी ने अपने पति कुमार कंपन अडयार के मदुरा विजय पर आधार बनाकर लिखा था। ठीक है, तो ग्रंथ में मिलता। कुमार कंपन कौन थे, कुमार कंपन जो थे बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। कुमार कंपन अडयार जो हैं मतलब इनके भतीजे थे, है ना, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, बुक्का राय प्रथम, हरिहर प्रथम, दोनों भाई थे, तिनके लड़के थे कुमार कंपन। ठीक है, ध्यान रखना इसका। हरिहर सेकंड आते हैं। अब हरिहर सेकंड कौन है भाई, अच्छा, बुक्का प्रथम के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, इनकी उपाधि रही है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम, ये चीज याद रखनी है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसकी रही, तो बुक्का प्रथम की रही। ठीक है, अब आते हैं हरिहर सेकंड, कौन है ये, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, पहली चीज। दूसरी चीज, कनारा, मैसूर, कृष्णपल्ली और कांची को जीता।
हरिहर सेकंड कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली और कांची को जीता। ठीक, श्रीलंका को जीत के वहां से राजस्व भी वसूला इन्होंने। किसने? ध्यान रखना पॉइंट्स में ही है, इनको याद करने में आसानी होगी। तो श्रीलंका के राजा से इन्होंने राजस्व वसूला। बहमनी राज्य से बेलगांव तथा गोवा को छीन लिया। बहमनी राज्य, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये नाम था ना, जिसमें बरार और शामिल थे। तो बहमनी राज्य से बेलगांव तथा गोवा को छीना इन्होंने। और हरिहर सेकंड जो थे वो शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। हरिहर सेकंड शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक रहे। ठीक है, ठीक है। संगम वंश के अंतिम शासक रहे विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश के अंतिम शासक हैं विरूपाक्ष द्वितीय। इनको पदच्युत करके चंद्रगिरी के सामंत रहे नरसिंह सालु बने। चंद्रगिरी का सामंत था नरसिंह सालु, जिसने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत कर दिया, मतलब गद्दी से उतार दिया। फिर सालुब या सुलुब वंश की नींव रखी। कब? 1485 में। 1485 में सालु वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, तो सालु वंश का संस्थापक फिर कौन हुआ? चंद्रगिरी का सामंत था नरसिंह सालु। ठीक है, तो अब संगम, फिर अब सालु चल रहे। इम्माड़ी नरसिंह जो था वो सालु वंश का अंतिम शासक रहा। इम्माड़ी नरसिंह सालु वंश का अंतिम शासक हुआ। ज्यादा इनके बारे में होगा नहीं, इसलिए इतिहास में इनका वर्णन भी ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि इटली के यात्री रहे निकोलो कोंटी, विजयनगर की यात्रा की, और उस समय देवराय प्रथम जो थे वो शासन कर रहे थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया हुआ था। ठीक है, यही देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर देवराय प्रथम है। ये भी अंतिम लास्ट में आएंगे लोग, थोड़ा बहुत अगर हम अभी बता देंगे तो फिर दोबारा सुन लेंगे तो याद भी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देवराय प्रथम क्या किए थे? तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाए ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सके, और सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। ठीक है, इस चीज में ध्यान रखना है। संगम वंश के एक और शासक थे देवराय, ये प्रथम है, एक देवराय है द्वितीय। इनको सबसे प्रतापी शासक माना जाता है संगम वंश का। ठीक है, इनको इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। देवराय प्रथम को देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय कहा जाता है। ये संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया। अब्दुल रज्जाक नाम था उनका। ये यात्री जो आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक ही थे। और ये कौन थे अब्दुल रज्जाक? अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत थे। ठीक है, इन्होंने बताया था, फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक हैं, इन्होंने बताया था कि विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन जो है वो वैश्यालय की आय से दिया जाता है। पुलिस वालों की जो सैलरी थी वो वैश्यालय की फीस, वैश्यालय की इनकम से दी जाती थी। ठीक है, तो ये बात बताई थी हमें किसने? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, चलिए अच्छा आगे, इम्माड़ी नरसिंह को पदच्युत किया वीर सिंह तुलुब ने। हमने बताया था संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडू। तो अब आ गया तीसरा वंश। तीसरे वंश में हुए वीर नरसिंह, जिन्होंने इम्माड़ी
नरसिंह को पदच्युत किया और तुलु वंश की नींव डाली तथा इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई कृष्णदेवराय सिंहासनारूढ़ हुआ। अष्टदिग्गज के लिए प्रसिद्ध है ये, तेलुगु साहित्य के 8 जो लेखक थे, ठीक है। तो कृष्णदेवराय सिंहासनारूढ़ हुआ जब वीर नरसिंह की मृत्यु हुई तो कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा, मतलब गद्दी पर बैठा, और उसके बाद अच्युत देवराय शासक बना। मतलब कृष्णदेवराय, उनके बाद अच्युत देवराय, सबसे पहले वीर नरसिंह, फिर कृष्णदेवराय, फिर अच्युत देवराय, ठीक है, ध्यान रखना इनके नाम। अब चलिए कृष्णदेवराय के बारे में भी जानते हैं क्या है। कृष्णदेवराय पहली बात तो गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा और विजयी हुआ। गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा और विजयी हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, विजयनगर साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को। कृष्णदेवराय के शासनकाल को विजयनगर साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इनके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित हैं? तुलु वंश से। संगम, सालु और तुलु, तीसरे नंबर, ठीक। जो अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु साहित्य के 8 कवि हुआ करते थे, ध्यान रखना। तो कुल मिला के देखा जाए तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। किसका काल? कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड, ठीक है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, स्वयं उत्कृष्ट कवि और लेखक भी था। इसकी कुछ रचनाएं रही हैं। किसकी? कृष्णदेवराय की। एक तो है अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय की ही रचना है। ये तेलुगु भाषा के जो 5 महाकाव्य हैं उनमें से एक अमुक्त माल्यद भी है, ठीक है। फिर इन्होंने नागलपुर नगर की स्थापना की, हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो हमने बताया था हम्पी में है, वो 56 तक्षक स्तंभ स्वर्ण के आते हैं, ठीक है। तो हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के समय पे डोमिंगो पायस आया था, जो कि पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस, ये आया था कृष्णदेवराय के समय में, ठीक है। बाबर की एक आत्मकथा होगी, बाबर नाम है ना इनकी आत्मकथा। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, ठीक है। 1485 में सुलु वंश की नींव पड़ी, उसके बाद ही इसकी पड़ी है। तो उस समय बाबर रहे होंगे, तभी इनको पता है कि कृष्णदेवराय सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। अब भाई तालीकोटा का युद्ध आता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में, ध्यान रखना। इसमें ये हुआ है, इसी को राक्षसी तंगड़ी भी का यही युद्ध बोलते हैं। ये जो राक्षसी तंगड़ी है, ये 2 गांवों का नाम है। इन 2 गांवों के बीच में हुआ था ये। बीच मतलब एरिया था कोई डिसाइड, वो 2 गांव थे, उनके बीच में कोई जगह थी, वहां पे वो युद्ध हुआ था, इसलिए उसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तालीकोटा का युद्ध तो बोलते ही हैं, 1565 में हुआ है। तो बाहमनी राज्यों की संयुक्त सेना, बाहमनी राज्यों की संयुक्त सेना कौन? उसमें बरार नहीं था, ठीक है। अभी हमने कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के बारे में बताया, है ना। इस युद्ध में बरार नहीं था, लेकिन ठीक है, ने विजयनगर की सेना को पराजित कर दिया। विजयनगर की सेना यहीं पे पराजित हुई तालीकोटा के युद्ध में, ठीक है। यह युद्ध वास्तव में राक्षसी तंगड़ी गांव में लड़ा गया, इसलिए इसे राक्षसी तंगड़ी बोलते। इस समय विजयनगर का शासक जो था वो था सदाशिव राय। सदाशिव राय, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शक्ति किसके पास थी? तो वो थी रामराय थे, जो इनके मंत्री थे, रामराय, ठीक है। तो रामराय इनके मंत्री थे, उनके हाथ में पूरी शक्ति थी। तो उसमें क्या हुआ कि हुसैन निजाम शाह था, हुसैन
निजाम शाह था, जिसने क्या किया, राम राय की हत्या कर दी। हुसैन निजाम शाह ने राम राय की हत्या कर दी। तालीकोटा के युद्ध की कहानी है, ठीक है। तो सदाशिव राय के समय में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तिरुमल ने 1570 में सदाशिव राय को अपदस्थ किया और अरावीडु वंश की नींव डाली। तो तिरुमल है 1570 में अरावीडु वंश की नींव डालता है, मतलब ये हैं सदाशिव राय जो हैं, ये हैं तुलु वंश के शासक हैं, ठीक है। अब आता है अरावीडु। तिरुमल संस्थापक रहे थे। तिरुमल का उत्तराधिकारी हुआ रंग प्रथम। तिरुमल का उत्तराधिकारी रंग प्रथम और रंग प्रथम का उत्तराधिकारी वेंकट द्वितीय, जिसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। राजधानियों का क्रम भी हमने बताया था 4, ठीक है ना। तो चंद्रगिरी को अपना राजधानी बनाया। विजयनगर के महान शासकों में अंतिम शासक था वेंकट द्वितीय। अंतिम शासक और अंतिम वंश भी है तुलु वंश, ये अरावीडु वंश। तो वेंकट द्वितीय अंतिम शासक था, महान शासक, जो मैसूर के संस्थापक राजा वोडियार का समकालीन भी था। मैसूर के संस्थापक राजा वोडियार थे, उनका समकालीन भी था, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें और, जैसे महाभारत के तेलुगु अनुवाद का काम, महाभारत के तेलुगु अनुवाद का काम किसने किया, तो नन्नय टिक्कन यरन। नन्नय टिक्कन यरन ने क्या काम किया, महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया। और इन्हीं तीनों को, नन्नय टिक्कन और एरन को, नन्नय टिक्कन और यरन को कवित्रय भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है पहले कि कवित्रय किसे कहा जाता है। तो कवित्रय में कौन शामिल नहीं है, ध्यान रखना है कि ये 3 लोग हैं, नन्नय टिक्कन और एरन, बाकी कोई, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखें, इन्हीं तीनों को तेलुगु साहित्य का कवित्रय बोला जाता है, ठीक है। ये हमने बताया था कि अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी इन्होंने। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश हमने बताया था, संगम, सालु, तुलु, अरावीडु। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या था, भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। शिष्ट क्या था वहां पे, शिष्ट जो है वो कर, एक कर है, कर का एक तरीका है शिष्ट। ये राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। शिष्ट कर है जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अथवन कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है पहले। 58 या अथवन केंद्रीय राजस्व विभाग को कहते थे, ठीक है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम, ये प्रश्न आ चुका है ये भी। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबीड। ये कहाँ पे है, हासन जिला, कर्नाटक में। कर्नाटक में हासन जिला है, वहाँ पे हलेबीड एक जगह है। द्वार समुद्र का आज का नाम है, वर्तमान नाम, ठीक। जो होयसल वंश की राजधानी हुआ करता था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, तो यह हलेबीड आज का हलेबीड है, ठीक है। जिसे स्थापत्य की विरासत के कारण जाना जाता है। किसको, द्वार समुद्र को या फिर हलेबीड को बोल सकते हैं, ठीक है। इसको स्थापत्य की विरासत का कारण जाना जाता है। हलेबीड में एक मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर, विख्यात है, प्राचीन काल में है, बहुत पुराना होगा। तो हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर विख्यात है। इसे होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के समय में निर्मित किया गया था, जिसका शिल्पकार था केदरोज तथा केतमल जो थे वो पीडब्ल्यूडी, जो आज के मतलब लोक निर्माण विभाग के मुख्य अधिकारी थे केतमल, इनकी देखरेख। तो केतमल जो कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अधिकारी थे, उनकी देखरेख में केदरोज नामक शिल्पकार ने होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के समय में हलेबीड के होयसल
मंदिर का होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, होयसल वंश के शासक हैं विष्णुवर्धन ने बेलूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन है, इन्होंने चन्ना केशव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? बेलूर। बेलूर का मठ आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता पता करके बताइएगा हमें। बेलूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन, जो कि होयसल वंश के थे, इन्होंने बनवाया था। हम्पी, देखिए हम्पी के बारे में हमने बताया था पहले। इसके खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर है। यूनेस्को सूची में शामिल है। विट्ठल मंदिर यहीं पे है। ये 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय सुर निकालते हैं इसके। ठीक है, निकोलो कोंटी के बारे में भी हमने बता दिया था कि निकोलो कोंटी इटली के रहने वाले थे। इन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा की। ठीक है, चलिए, ये चीजें हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य। अब इसमें अच्छा, एक चीज ये है, हमने एक राजधानी का नाम बताया था विजयनगर के, पेनुकोंडा। तो पेनुकोंडा को राजधानी किसने बनाया था, ये ध्यान रखना है। तो पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से। तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था। ठीक है, एक वहां पे व्यवस्था थी, आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या थी? प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक है, तो क्या थी ये? ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संगठित स्वतंत्र इकाई का नाम है आयंगर व्यवस्था। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसमें जैसे नूनिज आए थे, नूनिज का नाम तो बताए नहीं थे, तीन नूनिज ये किसके समय पे आए? ये आए हैं अच्युत राय के समय पे। अच्युत राय के समय पे आए। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, नूनिज। ठीक है, फिर एक और है बारबोसा, इन पे प्रश्न आ जाता है। तो बारबोसा किसके समय पे आए भाई? ये आए कृष्णदेवराय के समय पे। ठीक है ना, बारबोसा कृष्णदेवराय के समय पे आए थे, नाम है बारबोसा। कृष्णदेवराय के समय पे आए। ठीक है, अब कृष्णदेवराय के समय पे आए तो ये भी पुर्तगाल के ही थे। कौन? बारबोसा। तो भाई बारबोसा, नूनिज, डोमिंगो पायस, ये तीन लोग पुर्तगाल के थे। नूनिज आए अच्युत देवराय के समय पे। बाकी डोमिंगो पायस, बारबोसा, ये दोनों लोग कृष्णदेवराय के समय पे आए। निकोलो कॉन्टी इटली के थे, जो देवराय प्रथम के। अब्दुल रज्जाक फारसी थे, फारस से आए थे, फारस। ये देवराय सेकंड के समय पे आए थे। ठीक है, एक चीज में और देख लेते हैं, उम्बली क्या थी? उम्बली, उम्बली ये क्या थी? उम्बली जो है, ये ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। उम्बली क्या थी? ग्राम में विशेष सेवाएं जो देते थे, उसके बदले में जो लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, वो भूधारण जो पद्धति होती थी, उसी को बोलते थे उम्बली। ठीक है,
रक्त कोड़गे क्या है? रक्त कोड़गे, ये क्या है भाई? रक्त कोड़गे है युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जो मृत लोग होते थे उनके परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसी को बोलते थे रक्त कोड़गे। ठीक है, तो रक्त कोड़गे अलग हुई, उम्बली अलग हो गई। ग्राम सेवाओं में जो विशेष सेवाएं देते थे उनको जो लगान मुक्त भूमि दी जाती थी वो भूधारण पद्धति होती थी उम्बली, और ये रक्त कोड़गे जो थी वो युद्ध क्षेत्र में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि का एक प्रकार था। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।